इस वीडियो में हम यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम के प्रीलिम्स एग्जाम के जीएस पेपर 2 2011 से लेके 24 तक जितने भी ब्लड रिलेशंस के क्वेश्चंस आए हुए हैं वो सॉल्व करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल क्लैरिटी विद नरेंद्र में। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन तो हम देखेंगे ही, अभी आप ऑप्शंस देख लीजिए। ऑप्शंस आपको ऐसा दिया हुआ है कि एक क्वेश्चन है और फिर आपको 4 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। आपको पूछ रहा है इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए इनमें से कितने स्टेटमेंट्स चाहिए। आपके ऑप्शन है स्टेटमेंट 1, 2, 3। स्टेटमेंट 1, 3 and 4 आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। ऑल 4 स्टेटमेंट्स आर रिक्वायर्ड। ऑल 4 स्टेटमेंट्स आर नॉट सफिशिएंट टू आंसर दिस। हिंदी मीडियम के लिए आपको ये क्वेश्चन पूछा है ई का बी से क्या संबंध है, और फिर इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए आपको 4 कथन दिए गए हैं और बोल रहा है कि इनमें से कौन से कथन उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। 1, 2, 3, 1, 3, 4 चारों कथन, और चारों कथन मिलाकर भी अपर्याप्त है उत्तर देने। अब आपको केवल क्वेश्चन दिखेगा, ऑप्शंस के लिए स्पेस नहीं है, बट आपको ऑप्शंस में बता देता हूँ। फर्स्ट ऑप्शन है स्टेटमेंट 1, 2 and 3 आर रिक्वायर्ड एंड सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। सेकंड ऑप्शन है 1, 3 and 4th स्टेटमेंट्स is sufficient to answer the question. C है all 4 statements are sufficient to answer the question, and D है कि all 4 statements are not sufficient. Not sufficient. हिंदी में बता दूं 1, 2, 3 1, 2, 3 कथन पर्याप्त है उत्तर देने के लिए। दूसरा है 1, 3, 4 कथन। तीसरा है चारों कथन, और चौथा है चारों कथन अपर्याप्त है उत्तर देने के लिए। चलिए अब क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन में बोल रहा है 5 मेंबर्स हैं एक फैमिली में, ए बी सी डी ई। उसमें क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज द रिलेशन ऑफ ई टू बी। ई से बी का क्या रिलेशन है। आपको स्टेटमेंट्स दिए हुए ए एंड बी आर मैरिड कपल। तो सबसे पहले मैं आपको बेसिक्स बता दूं जो हम फॉलो करने वाले हैं। हम मेल को प्लस फीमेल को माइनस से रिप्रेजेंट करेंगे अपने रीजनिंग के ब्लड रिलेशन वाले टॉपिक में। कपल को हम इस साइन से रिलेट करेंगे, ए एंड बी आर कपल, तो हम ऐसे बनाएंगे। अगर सिबलिंग्स को रिप्रेजेंट करना होगा तो हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे सिबलिंग्स को। ए बी सी आर सिबलिंग्स, ए एंड बी आर ब्रदर, तो ए एंड बी आर ब्रदर्स में ऐसे कर देंगे। सिबलिंग्स दिया हुआ तो ऐसे करेंगे। इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि यहाँ पे एक मेन रूट होगा जो हमारे पेरेंट्स या पेरेंट्स होंगे इन सिबलिंग्स के, और ये उस ट्रीज से निकली हुई ब्रांचेस हैं ए बी सी। तो और ये नेक्स्ट जनरेशन को भी दिखाएगा, ये अपर जनरेशन हो गई, ये उसके बाद वाली जनरेशन भी हो जाएगी, और सिबलिंग्स को हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। अब चलिए क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन में बोल रहा है ए एंड बी आर मैरिड कपल, तो ए एंड बी को हमने मैरिड कपल बना दिया ये साइन लगा के। स्टेटमेंट 2 के अकॉर्डिंग डी इज फादर ऑफ सी, तो डी को हमने फादर बना दिया किसका, सी का। तो ये तो डी फादर है तो प्लस हो जाएगा। फिर बोल रहा है ई इज डी सन, ई जो है वो डी का सन है, तो ई और सी क्या सिबलिंग्स हो जाएंगे, और सन है तो यहाँ पे मैंने पॉजिटिव लगा दिया। ए एंड सी आर सिस्टर्स, ए एंड सी आर सिस्टर्स मतलब ए सी ई सिबलिंग्स हो गए, और ए एंड सी सिस्टर्स हैं तो इन दोनों पे नेगेटिव साइन लगा देते हैं। और ये हमें स्टार्टिंग में दिया हुआ था ए और बी का रिलेशन कपल का है, तो बी इसका हस्बैंड हो जाएगा ए का। अब देखिए क्वेश्चन में पूछा था व्हाट इज रिलेशन ऑफ ई टू बी, ई का बी से क्या रिलेशन है, क्या संबंध है। अब इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए हमें ये पता होना चाहिए ए एंड ई आर सिबलिंग्स, और ए एंड बी जो है वो कपल है, तो ए एंड बी आर मैरिड कपल, तो ये स्टेटमेंट तो एकदम जरूरी है। सेकेंड स्टेटमेंट बोल रहा है डी इज फादर ऑफ सी, डी इज फादर ऑफ सी, ओके। थर्ड में बोल रहा है इज डी सन, ई इज डी सन, तो इससे हमें ये पता चल रहा है ये दोनों सिबलिंग है इन 2 स्टेटमेंट से। तो ये दोनों स्टेटमेंट इसलिए नीडेड है क्योंकि ए एंड सी आर सिस्टर्स, ये हमको 4th स्टेटमेंट से पता चल रहा है। तो इन तीनों स्टेटमेंट से हमें ये पता चल रहा है कि ए एंड ई आर सिबलिंग्स, और हमें ये आंसर करने के लिए ई और बी का रिलेशन आंसर करने के लिए ए एंड ई का सिबलिंग होना भी पता होना चाहिए, और ए एंड बी का क्या रिलेशन है ये पता होना चाहिए। तो ए एंड बी के रिलेशन के लिए हमें स्टेटमेंट 1 चाहिए, और ए
एंड ई के रिलेशन के लिए हमें 2, 3 एंड 4 ऑल 3 स्टेटमेंट्स आर रिक्वायर्ड. सो ई टू बी रिलेशन के लिए हमें ऑल 4 स्टेटमेंट्स आर रिक्वायर्ड. तो फिर सी जो आपका है ऑल 4 स्टेटमेंट टुगेदर आर सफिशिएंट, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा. हिंदी में बता दूं कि चारों कथन आपको जरूरी है, क्योंकि ए और बी विवाहित दंपति ये हमें पता होना चाहिए, क्योंकि ई एंड बी के रिलेशन का पता करने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि ए एंड बी का रिलेशन क्या है और ए एंड ई का क्या रिलेशन है. ए एंड ई का रिलेशन पता करने के लिए हमें तीनों स्टेटमेंट चाहिए, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ. और ए एंड बी के रिलेशन के लिए हमें फर्स्ट जो कथन है, पहला कथन, वो जरूरी है. तो हमें ई और बी के संबंध के लिए चारों कथनों की आवश्यकता पड़ेगी. अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं. इस क्वेश्चन में बोल रहा है इज जेड ब्रदर ऑफ एक्स. ये क्वेश्चन है और आपको 2 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं. ये हम देखते हैं क्या है स्टेटमेंट्स. ऑप्शंस बता देता हूं हिंदी मीडियम के लिए. क्वेश्चन तो आप यहां देख लेंगे. ऑप्शंस है कि कथन 1 पर्याप्त है, दूसरा है ऑप्शन कथन 2 पर्याप्त है, तीसरा ऑप्शन है कि दोनों कथन की आवश्यकता पड़ेगी, और चौथा कथन है कि दोनों कथन अपर्याप्त है. अब देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फर्स्ट स्टेटमेंट में बोल रहा है एक्स इज ब्रदर ऑफ वाई एंड वाई इज ब्रदर ऑफ जेड. तो एक्स इज ब्रदर ऑफ वाई, तो एक्स एंड वाई को हम ऐसे बना देंगे, और एक्स ब्रदर है तो एक्स को प्लस करेंगे. फिर बोल रहा है वाई इज ब्रदर ऑफ जेड, तो वाई को भी जेड का ब्रदर बना देंगे. तो जेड क्या हो जाएगा, सिबलिंग हो जाएगा इनका, और वाई इसका ब्रदर है तो पॉजिटिव इसको भी कर देंगे. अब स्टेटमेंट 2 में बोल रहा है एक्स वाई जेड आर सिबलिंग्स. ये तो हमें स्टेटमेंट 1 से भी पता चल गया था कि ये सिबलिंग्स हैं. बट चलिए क्वेश्चन देखते हैं क्या है. क्वेश्चन में बोल रहा है इज जेड ब्रदर ऑफ एक्स. जेड ब्रदर है क्या एक्स का. तो ये तो हमें ये दोनों स्टेटमेंट से नहीं पता चल रहा है. क्यों? क्योंकि हमें ये नहीं पता चल रहा है कि ये मेल है या फीमेल. और रीजनिंग के मैंने बेसिक्स जब मैंने ब्लड रिलेशन का बताया था तो भी बताया था कि रीजनिंग में कभी भी आपको खुद से एज्यूम नहीं करना है क्या जेंडर है. अभी हमें इसका जेंडर नहीं पता चल रहा, तो हमारा आंसर हो जाएगा डी. दोनों ही स्टेटमेंट सफिशिएंट नहीं है आंसर करने के लिए. बट अगर यहाँ पे जेड की जगह रीता भी होता तो भी आप एज्यूम मत कर लेना कल को कि ये तो फीमेल का नाम है तो फीमेल होगी, ऐसा नहीं. या यहाँ मोहन होता तो आप मेल मान लो और फिर बोल दो इज जेड ब्रदर ऑफ एक्स, तो आपको लगे हाँ ये तो मेल है तो ब्रदर हो जाएगा. ऐसे आपको एज्यूम नहीं करना है खुद से, जब तक कि क्वेश्चन में आपको क्लियरली कहीं से पता चल रहा हो कि वो मेल है या फीमेल. जैसे कि आपको कपल दे देगा और ए एंड बी आर कपल और बी बोल देगा मदर ऑफ सी, तो बी मदर हुई, तो हाँ इसको आप अपने आप प्लस कर सकते हो. तो ये आप अपने आप से मान सकते हो कि ये अगर फीमेल है तो ये मेल हो जाएगा क्योंकि ये दोनों कपल है. अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पी क्यू आर एस टी एंड यू आर 6 मेंबर्स ऑफ अ फैमिली. आर इज स्पाउस ऑफ क्यू. आर को स्पाउस बोला है तो आर एंड क्यू ऐसे बना दूंगा मैं. फिर बोल रहा है यू इज मदर ऑफ टी, तो यू को मैं मदर बना दूंगा टी की. एंड एस इज डॉटर ऑफ यू. एस जो है वो डॉटर है यू की, तो एस एंड टी क्या हो जाएंगे, सिबलिंग्स हो जाएंगे. तो एस इज डॉटर ऑफ यू. पी इज डॉटर इज टी, तो पी की जो डॉटर है टी है, तो टी की मदर तो यू है, मतलब पी क्या हो जाएगा, पी उसका फादर हो जाएगा टी का, मतलब कि यू का हस्बैंड हो जाएगा. तो यहाँ पे पी हो जाएगा और ये प्लस. अब क्वेश्चन में बोल रहा है आर सन इज पी. आर का जो सन है वो पी है, तो ये मतलब कि ये ऐसे हो जाएगा, तो ये यहाँ पे ऐसे हो जाएगा. और इसको आप मूव करके ऐसे भी लिख सकते हो, यहाँ पे आर क्यू और पी इनका सन हो गया. अब देखो क्वेश्चन में बोल रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट. क्यू इज ग्रैंड फादर ऑफ टी. क्यू जो है ग्रैंड फादर है टी का. क्यू का आपको जेंडर पता चल रहा है. जब हमें जेंडर ही नहीं पता इसका तो ये स्टेटमेंट तो रॉन्ग हो जाएगा. फिर बोल रहा है क्यू इज ग्रैंड मदर ऑफ टी. क्यू ग्रैंड मदर है ये हमें पता है नहीं, तो ये स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि इसका हमें जेंडर नहीं पता. अब देखिए अगर आपको एक ऐसा स्टेटमेंट देता और बोलता कि क्यू जो है ग्रैंड फादर है टी का या क्यू इज ग्रैंड मदर ऑफ टी, दोनों में से कुछ है, तो क्यू जो है कुछ तो है, ग्रैंड फादर या ग्रैंड मदर में से दोनों में से तो कुछ है ही, तब वो स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाता है, भले ही आपको इसका जेंडर नहीं पता, क्योंकि इन दोनों में से तो कुछ होगा ही ना वो. तो ये आपको ऐसे ध्यान रखना है कि आपको भले ही आपको जेंडर यहाँ अज्यूम नहीं करना पड़ा, लेकिन इन दोनों में से कुछ तो होगा ही. अब चलिए नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, क्वेश्चन पे वापस आते हैं.
आर इज मदर ऑफ पी, आर जो है वो मदर है पी की, तो ये भी मुझे थोड़ी पता है आर का जेंडर क्या है, तो ये ऑप्शन भी मेरा एलिमिनेट हो गया। डी ऑप्शन में बोल रहा है टी इज ग्रैंड डॉटर ऑफ क्यू, टी जो है वो ग्रैंड डॉटर ऑफ क्यू की है, तो ये देखिए पी जो है वो आर एंड क्यू का सन है ही, और जो टी है वो पी की डॉटर है, डॉटर है वो कैसे पता चला, यहाँ दिया हुआ है पीज डॉटर इज टी, तो ये डॉटर है, तो टी इज ग्रैंड डॉटर ऑफ क्यू, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इस क्वेश्चन में बोल रहा है अ फैमिली ऑफ 2 जनरेशन कंसिस्टिंग ऑफ 6 मेंबर, 2 जनरेशन हमको पहले ही पता चल गया, 6 मेंबर्स हैं, 3 मेल्स 3 फीमेल्स, देयर आर 2 मैरिड कपल्स, ओके, 2 अनमैरिड सिबलिंग्स। अब यहां से पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन देना स्टार्ट किया है क्वेश्चन में, यू इज पीज डॉटर, तो पी की हम डॉटर बना देंगे यू को और इसको नेगेटिव कर देंगे। क्यू इज आर्स मदर इन लॉ, जो क्यू है वो आर की मदर इन लॉ है, तो क्यू हो जाएगी यहाँ पे कुछ मान लीजिए एक्स आ गया एक बार, या ऐसे ही छोड़ दीजिए आप, आर की मदर इन लॉ है, तो यहाँ पे जो भी पर्सन आएगा वो आर से मैरिड है, इसका मतलब ये हुआ, और क्यू नेगेटिव हो गया। टी इज एन अनमैरिड मेल, टी जो है वो अनमैरिड है बट मेल है, दिया हुआ है। एस इज मेल, एस भी दिया हुआ है कि मेल है। अब क्वेश्चन में बोल रहा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अब देखिए क्वेश्चन में बोला था आपको स्टार्टिंग में ही 2 जनरेशन्स हैं, 2 जनरेशन है बोला है, तो 2 जनरेशन हो गई, फर्स्ट जनरेशन ये, सेकंड जनरेशन ये, सेम केस इसमें भी हो जाएगा, फर्स्ट जनरेशन ये, सेकंड जनरेशन ये, तो P एंड Q एक ही जनरेशन के लोग हो गए, तो हम P को यहाँ लिख देंगे एंड U को यहाँ लिख देंगे, और ये नेगेटिव हो गए, ये ऐसे हो जाएगा। अब ये हटा देते हैं। अब देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग P यहाँ आ गया, Q यहाँ आ गया, R यहाँ आ गया, यहाँ पे आपका क्या बचा, यहाँ या तो U आ सकता है इस जगह पे, ओके, इस जगह पे जो R के साथ है यहाँ पे, या तो U आ सकता है, या फिर आपका यहाँ आ सकता है S, S या U में से एक जना आ जाएगा यहाँ पे। T नहीं आ सकता क्योंकि T के लिए आपको क्लियरली बोला हुआ है कि T इज एन अनमैरिड मेल। अब देखिए क्वेश्चन में दिया है T इज एन अनमैरिड मेल एंड आपको बोला है 2 अनमैरिड सिबलिंग्स हैं, तो 2 अनमैरिड सिबलिंग्स अगर हैं तो T इस रेंज में आ नहीं सकता, इस जनरेशन में नहीं आ सकता, क्योंकि P भी अनमैरिड नहीं है, क्योंकि P के भी चिल्ड्रन है और Q के भी चिल्ड्रन हैं या चाइल्ड है, तो T यहाँ नहीं आके T इस जनरेशन में कहीं आएगा, तो T मेल है, यहाँ पे लिख देते हैं। अब देखिए यहाँ S या U में से एक आएगा, वो क्या आएगा देखते हैं, बट यहाँ पे आपको एक कपल मिल गया और बोला है 2 मैरिड कपल, तो ये मस्ट बी एक मैरिड कपल, ये इनको मैरिड कपल होना ही पड़ेगा, क्योंकि T जो है वो अनमैरिड है, तो T की किसी से भी मैरी होगी नहीं, ओके, और ये सिबलिंग भी रहेगा किसी ना किसी का, तो ये जो जनरेशन है इसको एक मैरिड कपल बनना पड़ेगा, क्योंकि T अपने साथ जिसको भी एक को लेगा S या U में से किसी को, वो उसके साथ अनमैरिड होगा, ठीक है, क्योंकि 2 अनमैरिड आपको सिबलिंग्स दिए हुए हैं, तो ये दोनों जो कपल है ये मैरिड हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे एक मैरिड कपल हमें मिल गया और दूसरा 2 मैरिड कपल बोला, तो ये जो 2 पर्सन हैं ये 2 पर्सन शुड बी मैरिड, तो ये मैरिड कपल हो जाएगा। अब देखिए ये अगर मैरिड कपल हो गया तो P क्या हो जाएगा प्लस, अब क्वेश्चन में देखिए दिया हुआ है 3 फीमेल्स 3 मेल्स, फीमेल देखिए एक फीमेल दूसरी फीमेल, ओके, और मेल देखिए आप एक मेल P हो जाएगा, एक T हो जाएगा और एक S, मतलब कि 3 मेल्स तो हमको मिल गए P S एंड T, बट फीमेल्स Q एंड U मिली है, so R must be a female, why, because here it is saying there are 3 females, so Q U and R will be your female. Now see, P T S is male. Now according to the question, if it is female, here which will come, S or U? U is female, so at this position S, which is male, na, S, this is male, so S will come here, at this position S will be there, because U can't be here because U is negative, U is female, so to marry a person which is female, here should be male, and which one come, S, so this will be the relation S. Now it is saying two unmarried siblings,
सो वन सिबलिंग इज दिस। एंड अब केवल एक मेंबर यू बचा है जो कि अनमैरिड है, तो ये टी का सिबलिंग हो जाएगा। एस एंड यू भी सिबलिंग्स हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि पी एंड क्यू कपल है एंड यू एंड एस उनके चिल्ड्रन है, तो यू एंड एस भी सिबलिंग्स हो जाएंगे। इट विल बी लाइक दिस। अब चलिए इसको फटाफट से रीड्रॉ कर लेते हैं। तो ये आपका फैमिली स्ट्रक्चर बन गया। अब देखते हैं ऑप्शंस में क्या दिया है। ऑप्शन में दिया है आर इज यूज हस्बैंड। आर को बोल रहा है यू का हस्बैंड है, तो ऐसा तो नहीं है। पहली बात तो एस हस्बैंड है, आर यहाँ पे आपकी वाइफ, आर यहाँ पे आपकी फीमेल हो जाएगी, तो आर एस की वाइफ है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग। फिर आर इज एस वाइफ, तो आर एस की वाइफ है, हाँ ये तो स्टेटमेंट करेक्ट लग रहा है। बाकी दो ऑप्शंस को चेक करते हैं। एस इज अनमैरिड, एस इज अनमैरिड ऐसा तो नहीं है, तो ये भी रॉन्ग। नन ऑफ द अबव, ये भी नहीं है। बी हमारा राइट आंसर है हमारे पास, तो बी ही राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हिंदी मीडियम वाले यहां से ऑप्शंस देख लीजिएगा आप। अब चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में बोल रहा है अ जॉइंट फैमिली कंसिस्ट ऑफ 7 मेंबर्स ए बी सी डी ई एफ जी विथ 3 फीमेल्स। जी इज अ विडो एंड सिस्टर इन लॉ ऑफ डीज फादर एफ। तो सबसे पहले हम डीज फादर एफ बना लेते हैं। ये हो गया डी और उसका फादर हो जाएगा एफ, उसको प्लस कर देते हैं। उसके बाद ये देखिए जी इज अ विडो एंड सिस्टर इन लॉ है किसकी? एफ की। तो अगर इसकी सिस्टर इन लॉ है तो एफ किसी से मैरिड होगा, वो तो फीमेल होगी, माइनस लिख देते हैं उसको। और जो उसकी सिबलिंग होगी वो हो जाएगी जी, और जिससे ये मैरिड है वो डेथ हो चुकी है उसकी, और ये नेगेटिव है क्योंकि ये सिस्टर इन लॉ है। या फिर दूसरा केस ये हो सकता है कि ये जो एफ है इसका ब्रदर हो कोई एक्स, एक्स मतलब कि डेथ हो चुकी है तो मैं एक्स लिख देता हूं, और ब्रदर उसकी वाइफ हो सकती है जी, तो वो विडो हो गई और इसकी सिस्टर इन लॉ भी हो गई। तो ये दो केसेस हो सकते हैं, एक केस ये, एक केस ये। तो इसको मैं केस 1 लिख देता हूं यहाँ पे 2। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखेंगे कि क्या काम कर रहा है, क्या वर्क कर रहा है। अब देखिए इससे भी ज्यादा केस हो सकते हैं सिस्टर इन लॉ के, बट अगर हिंदी में आप देखें तो साली या भाभी बोला हुआ है, तो इस केस में साली हो जाएगी जी और इस केस में भाभी हो जाएगी एफ की। अब क्वेश्चन आगे देखिए, बी एंड डी आर सिबलिंग्स। तो बी एंड डी अगर सिबलिंग है तो मैं क्या करूंगा, ऐसे कर दूंगा और इसको बी बना दूंगा। ठीक है, ये दोनों सिबलिंग हो गए। उसके बाद क्वेश्चन में बोल रहा है एंड ए इज डॉटर ऑफ बी। तो ए बी की डॉटर है, तो ए अगर बी की डॉटर है तो ए ऐसे कर दूंगा मैं और ये नेगेटिव हो जाएगी, मतलब कि फीमेल। उसके बाद है सी इज कजन ऑफ बी। तो सी अगर कजन है बी का तो सी इस जनरेशन में आना चाहिए कहीं पे, तो वो जी का चाइल्ड हो जाएगा सी। या फिर सेकंड केस के हिसाब से देखें तो यहां पे आ जाएगा सी। ओके, तो ये बी का कजन हो जाएगा इस केस से भी, और इस केस से भी बी का कजन हो जाएगा सी। अब देखिए आप क्वेश्चन में आपको दिया हुआ था 7 मेंबर्स हैं ए बी सी डी ई एफ जी। ए हमको मिल गया यहाँ पे, बी हमें मिल गया, सी भी मिल गया, या तो ये या तो ये। ओके, और डी मिल गया, एफ मिल गया, जी मिल गया, ई नहीं मिला और यहाँ पे एक प्लेस खाली है, तो ये ई हो जाएगा और इसको हम नेगेटिव कर देते हैं। ओके, क्योंकि ये फीमेल होगी, क्योंकि एफ से मैरिड है। ओके, अब ये हमारा फैमिली स्ट्रक्चर बन गया जो भी आपको दिख रहा है ये। अब देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में बोल रहा है वाइफ ऑफ एफ, हु इज ई? वाइफ ऑफ एफ, तो या वाइफ ऑफ एफ है ई, तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है आपका। सेकेंड में बोल रहा है कि ग्रैंड मदर ऑफ ए, ए की ग्रैंड मदर, तो हाँ ए का जो पेरेंट है वो बी है और बी की ये मदर है। कैसे? क्योंकि बी का फादर एफ है और उसकी वाइफ है, तो ये बी की मदर हो गई, तो ए की ग्रैंड मदर हो जाएगी, तो सेकेंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। थर्ड है आंट ऑफ सी, सी की जो है वो आंट है ई, तो हाँ चाहे आप इस केस से जाएं या इस केस से जाएं वो सी की आंट ही होती है। मतलब कि क्या, यहाँ पे अगर देखें आप सी की वो क्या हो जाएगी, चाची हो जाएगी हिंदी में बोले तो, और अगर इस केस से देखें तो मौसी हो जाएगी,
और अगर हिंदी के ऑप्शन आप देखें तो चाची मौसी ऐसे ही दिया हुआ है, और इंग्लिश में तो सब आंट ही होता है, तो थर्ड स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट हो गया। चाहे केस 1 लीजिए चाहे केस 2 लीजिए, दोनों ही केस से थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट होता है। तो डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हिंदी मीडियम वालों के लिए भी ऑप्शंस यहीं पे हैं, और आपका क्वेश्चन है इनमें से उपरोक्त निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है। तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ है और ऑप्शंस आप यहाँ से देख लीजिएगा। अब चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में बोल रहा है फैमिली ऑफ 6 पर्सन्स ए बी सी डी ई एंड एफ, द नंबर ऑफ मेल्स इक्वल्स टू दैट ऑफ फीमेल, मतलब कि 3 मेल्स हैं और 3 फीमेल्स है। सेकेंड है ए एंड ई आर सन्स ऑफ एफ, तो एफ यहाँ पे हो जाएगा ए एंड ई आर सन, तो ए प्लस ई प्लस। देन डी इज मदर ऑफ 2, 1 बॉय एंड 1 गर्ल, तो यहां कहीं मैं डी बना दूंगा एंड मदर बना दूंगा इसको। 1 बॉय, तो 1 बॉय मान लेते हैं अभी एक बार, प्लस एंड 1 माइनस। बी इज सन ऑफ ए, बी इज सन ऑफ ए, तो बी इज सन ऑफ ए के लिए मैं बी यहां पे लिख दूंगा एंड यहां पे प्लस कर दूंगा। इसको थोड़ा नीचे शिफ्ट कर देता हूं। 5th लाइन है देयर इज ओनली 1 मैरिड कपल इन फैमिली एट प्रेजेंट, ओनली 1 मैरिड कपल बोल रहा है। तो ये देखिए आप, एफ भी पेरेंट है, ए भी पेरेंट है और डी भी पेरेंट है, बट क्वेश्चन में बोल रहा है डी इज मदर ऑफ 2, 1 बॉय एंड 1 गर्ल। तो अगर डी को मैं एफ की वाइफ बना दूं तो डी के 2 सन हो जाएंगे यहाँ पे, बट क्वेश्चन में बोला है 1 बॉय एंड 1 गर्ल है, डी इज मदर ऑफ 2, तो डी एंड एफ मैरिड नहीं हो सकते, डी और ए मैरिड होंगे, तो इन दोनों के बीच में ये रिलेशन बन जाएगा। सिंपल ए एंड डी ऐसे भी लिख सकते हैं आप। तो फिर आप इसको ऐसे लिखा हुआ भी सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो यहां भी आप डी लिख सकते हैं ऐसे, डी एंड इसके एक प्लस और एक माइनस, तो प्लस तो ये हो गया, तो यहाँ पे एक माइनस और बचा, तो वो माइनस हो जाएगा। अब कुछ लोगों के माइंड में ये भी आ सकता है कि डी और ई भी तो मैरिड कपल हो सकते हैं, बट अगर डी और ई को हम मैरिड कर देंगे तो डी के जो 2 चाइल्ड हैं उसके वजह से टोटल मेंबर आपको फैमिली में 7 हो जाएंगे, और जबकि फैमिली में टोटल मेंबर आपको इनिशियली बोला हुआ 6 है, तो डी और ई भी मैरिड नहीं हो सकते। और सेम केस गोज विद एफ ऑल्सो। अब देखिए क्वेश्चन में आप ए बी सी डी ई एफ, तो ए हो गया आपका, बी हो गया, डी हो गया, ई हो गया, एफ हो गया, सी बच गया आपका, तो सी यहां पे आ जाएगा। अब क्वेश्चन को हम देखते हैं। क्वेश्चन में पूछ रहा है इनमें से कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इन्फ्रेंस कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द अबव, ए बी सी ऑल आर फीमेल्स, ए इज नॉट फीमेल, तो फर्स्ट तो आपका यहीं पे रॉन्ग हो गया। देन ए इज हस्बैंड ऑफ डी, ए इज हस्बैंड ऑफ डी, ये आपका करेक्ट लग रहा है, तो ये करेक्ट हो जाएगा। फिर सी, ई एंड एफ आर चिल्ड्रन ऑफ डी, ई एंड एफ, एफ कहाँ से चिल्ड्रन है, एफ तो किसी का चिल्ड्रन है ही नहीं, तो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग। डी इज डॉटर ऑफ एफ, डी इज नॉट डॉटर बट डॉटर इन लॉ ऑफ एफ, सो डी इज ऑल्सो रॉन्ग, सो बी इज द करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन तो मैंने ब्लड रिलेशन के बेसिक बताए थे उसमें भी करवाया हुआ है, चलिए इसको फटाफट से करते हैं। ए प्लस बी मीन्स ए इज सन ऑफ बी, ए माइनस बी मीन्स ए इज वाइफ ऑफ बी, तो इस एक्सप्रेशन का क्या मीन है इनमें से, तो सिंपली इस एक्सप्रेशन को लिखते हैं P प्लस आर माइनस क्यू, और A प्लस बी मीन्स A इज सन ऑफ B, तो P प्लस आर मीन्स P इज सन ऑफ R, तो P इज सन ऑफ R ऐसे लिख दूंगा मैं इसको, और P को कर दूंगा पॉजिटिव। देन R माइनस क्यू मीन्स A माइनस बी मीन्स R इज वाइफ ऑफ B, तो R माइनस क्यू मीन्स R इज वाइफ ऑफ Q, तो R इज वाइफ ऑफ Q मीन्स ये R इज वाइफ, Q इज हस्बैंड। अब इसका एक्सप्रेशन का मीन पूछ रहा है, क्या इसका मतलब है। ऑप्शन देखिए, Q इज सन ऑफ P, नो, Q इज नॉट सन, Q इज फादर, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। Q इज वाइफ ऑफ P, Q इज नॉट वाइफ, Q इज हस्बैंड ऑफ R, सो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग है। Q इज फादर ऑफ P, Q इज फादर ऑफ P, ये स्टेटमेंट करेक्ट है, तो C आपका राइट आंसर हो जाएगा।
सी विल बी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में बोल रहा है 4 पर्सन्स हैं ए बी सी डी कंसिस्टिंग ऑफ 2 मैरिड कपल्स, 2 मैरिड कपल्स हैं उसमें से। ओके, बोथ दी वीमेन आर शॉर्टर देन देयर रिस्पेक्टिव हस्बैंड्स, मतलब कि जो वीमेन है वो अपने हस्बैंड से छोटी हैं, वाइफ जो होंगी वो छोटी होंगी हस्बैंड से हाइट में। ए इज द टॉलेस्ट अमंग, ए टॉलेस्ट है, ए को यहाँ पे हम लिख देते हैं टॉलेस्ट, वन लिख देते हैं तो वो टॉलेस्ट हो जाएगा। और अगर ए टॉलेस्ट है तो ये मस्ट बी मेल होगा, क्यों? क्योंकि फीमेल तो अपने हस्बैंड से हाइट में लंबी हो नहीं सकती, टॉलर हो नहीं सकती, तो ए जो होगा वो मेल होगा, तो यहाँ मैंने प्लस लिख दिया। अब देखिए क्वेश्चन में बोल रहा है सी इज टॉलर देन बी, तो ये मैं यहाँ लिख लेता हूँ सी इज टॉलर देन बी, ये मेरा टॉलर का यहाँ पे निशान है, मान लीजिए मैंने ये साइन यूज किया है टॉलर के लिए। फिर डी इज बी इज ब्रदर, डी जो है बी का ब्रदर है, तो डी यहाँ पे हो जाएगा और बी यहाँ पे हो जाएगा, और डी ब्रदर है तो डी को मैं प्लस लिख दूंगा। तो पहले ये देखिए आप, इसमें आपको क्या बोला था स्टार्टिंग में, 2 मैरिड कपल्स बोला था, तो डी एंड बी तो मैरिड कपल हो नहीं सकते, क्यों? क्योंकि ये दोनों तो सिबलिंग्स हैं, और ये है प्लस, तो ए इससे मैरिड नहीं हो सकता क्योंकि ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, तो डी बी के साथ मैरिड नहीं हो सकता, ए के साथ मैरिड नहीं हो सकता, तो डी मस्ट बी मैरिड टू सी, तो डी को सी के साथ हम कपल की तरह ऐसे लिख देंगे। अब ए बचा और 2 मैरिड कपल्स बोला था, तो ए एंड बी मस्ट बी मैरिड, तो ए यहाँ पे प्लस हो जाएगा और बी क्या हो जाएगा फिर माइनस। अब देखिए क्वेश्चन में बोला था ए इज द टॉलेस्ट, तो ए को मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ टॉलेस्ट नंबर 1 पे। फिर सी इज टॉलर देन बी, तो सी को मैं यहाँ लिख लेता हूँ बी से ऊपर। अब ये देखिए क्वेश्चन में स्टार्टिंग में बोला था वीमेन आर शॉर्टर देन देयर हस्बैंड्स, तो सी मस्ट बी शॉर्टर देन व्हाट, डी, बिकॉज डी इज हस्बैंड, सो डी विल बी एट हायर रैंकिंग इन हाइट, सो इट विल बी लाइक दिस 2, 3 एंड 4, ये हमारे डिक्रीजिंग ऑर्डर में हाइट के रैंकिंग कर दी हमने। अब देखिए आप, क्वेश्चन में पूछा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, तो ये देखते हैं। फर्स्ट बोल रहा है ऑल 4 हैव फैमिली टाइज, तो हाँ ऑल 4, चारों में फैमिली टाई तो हमें दिख रही है यहाँ पे, क्योंकि बी एंड डी सिबलिंग्स हैं और ये उनके रिस्पेक्टिव स्पाउसेज हैं, तो ए करेक्ट है। बी इज शॉर्टेस्ट अमंग द 4, बी जो है वो सबसे छोटा है इनमें से, तो बी तो सबसे छोटा इसमें दिख रहा है हमें, तो बी भी करेक्ट हो जाएगा। सी इज टॉलर देन डी, तो सी यहाँ पे टॉलर हमको नहीं दिख रही, और यहाँ पे भी अगर आप देखें तो वाइफ है वो, और वाइफ आर व्हाट, वुमेन आर शॉर्टर देन देयर हस्बैंड, तो सी मस्ट बी शॉर्टर देन डी, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। और डी है ए इज बी इज हस्बैंड, तो ए जो है वो बी का हस्बैंड है, यहाँ पे हमको दिख रहा है, तो डी भी करेक्ट है। आपको पूछा था नॉट करेक्ट, तो आपको सी ही राइट आंसर आपके लिए हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए ए इज ब्रदर ऑफ बी, ओके, ए इज ब्रदर ऑफ बी, सो वी विल मेक इट लाइक दिस, A is brother. C is father of A. C is father of A. So C will be somewhere here. C is father. D is brother of E. D is brother of E means D will be like this plus and E will be here. E is daughter of B. E is daughter of B means what? This expression is coming like this. And E is daughter, so it will be negative. Then uncle of D, uncle of D, who is uncle of D? Even without looking at the options, here are options, you can say this is what, B is parent of D and A and B are siblings, so A must be uncle of D, so A will be right answer. Now you can check B, B is what? No, B is not uncle of D, B is either father or mother. C, no, C is what? Grandparent of, or you can say grandfather of D. Okay, then another option is E. No, E is what? E here it is given D is brother of E. How can be E uncle of D, na? So it is also not right. So A is the correct answer. Next question लेते हैं। इस क्वेश्चन में आपको पैराग्राफ दिया हुआ है ये, और इसको पढ़ के आपको 3 क्वेश्चन के आंसर देने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन,
देन ये सेकंड क्वेश्चन एंड देन थर्ड क्वेश्चन हिंदी में मैंने यहाँ साइड में ही लिख दिया है क्वेश्चन में, तो ये आप देख लीजिएगा। चलिए पहले पैराग्राफ देखते हैं। देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है ए बी सी डी आर मेंबर्स ऑफ सेम फैमिली, 2 fathers, 2 sons, 2 wives, 3 males, 2 females. The teacher was wife of a lawyer who was son of a doctor. तो ये लाइन हम पहले लिखते हैं, टीचर वॉज वाइफ ऑफ लॉयर, तो टीचर हो जाएगी वाइफ और किसकी, लॉयर की, तो ये हमारा एल से लॉयर हो जाएगा, ये हो जाएगा हस्बैंड प्लस हु वॉज सन ऑफ डॉक्टर, तो जो लॉयर है वो सन है डॉक्टर का, तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा, यहाँ पे आपका डॉक्टर आ जाएगा और ये सन हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए ई इज नॉट अ मेल नीदर ऑल्सो वाइफ ऑफ प्रोफेशनल, सो ई इज नॉट अ मेल मीन्स वॉट, ये फीमेल हो जाएगी, और नीदर वाइफ ऑफ प्रोफेशनल, प्रोफेशनल की ये वाइफ भी नहीं है, तो हम प्रोफेशनल ऐसे लिख के काट देंगे कि ये वाइफ नहीं है प्रोफेशनल की। अब आगे देखिए सी इज द यंगेस्ट पर्सन इन द फैमिली एंड डी इज द एल्डेस्ट, तो सी मान लीजिए कहीं आएगा और डी भी कहीं आएगा, ये यंगेस्ट है और ये एल्डेस्ट। बी इज अ मेल, तो बी को प्लस कर देंगे। अब ये देखिए आप क्वेश्चन में बोल रहा है डी इज द एल्डेस्ट, तो ये जो जनरेशन आपको दिख रही है इसमें जो टॉप जनरेशन है, जो एल्डेस्ट जनरेशन है वो ये है, तो डी यहां आएगा इसके साथ, या तो डी डॉक्टर हो सकता है या इसका स्पाउस हो सकता है, क्या होगा वो हम देखते हैं, बट ये फिक्स है कि ये इस जनरेशन में आएगा क्योंकि एल्डेस्ट है, और यहाँ पे हमें 2 जनरेशन दिख रही है, ये 2 जनरेशन, तो यहाँ पे हमने डी को लिख दिया। अब देखिए क्वेश्चन में बोल रहा है देयर आर 2 फादर्स, ओके 2 फादर्स अगर हैं तो यहां पे अगर आप देखें यहां पे, तो इस जनरेशन में जो होगा वो इसमें कोई ना कोई फादर हो जाएगा, या तो डॉक्टर फादर होगा या डॉक्टर का जो स्पाउस फादर होगा, क्यों, क्योंकि जो लॉयर है वो इसका सन है डॉक्टर का, तो ये फादर हो जाएगा डॉक्टर या इसका स्पाउस फादर हो जाएगा। अब हमको सेकंड फादर चाहिए, तो सेकंड फादर या तो इससे ऊपर हो सकता है या ये लॉयर खुद फादर हो सकता है क्योंकि ये भी प्लस है, लेकिन इसके ऊपर फादर नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि डी को बोला है एल्डेस्ट, देखिए डी यहाँ पे एल्डेस्ट बोला हुआ है, तो अगर इससे ऊपर इस जनरेशन से ऊपर कोई जनरेशन हमको मिल जाएगी तो डी तो एल्डेस्ट नहीं रहेगा, तो ये ही दूसरा फादर होना चाहिए, तो ये अगर दूसरा फादर होगा तो इसके नीचे एक जनरेशन आ जाएगी। अब देखिए क्वेश्चन में बोला है सी इज द यंगेस्ट पर्सन, तो सी अगर यंगेस्ट है तो सी इस रेंज में ही कहीं आएगा, मतलब लॉयर जो है इसके बाद वाली जनरेशन में, ठीक है, क्योंकि यही जो जनरेशन है यही सबसे यंगेस्ट जनरेशन है, तो सी यहाँ पे आएगा, तो ये फर्स्ट लेवल हो गया, ये सेकंड लेवल हो गया जनरेशन का, और ये हो गया आपका थर्ड लेवल। डी एल्डेस्ट जो था हमने यहाँ पे लिख दिया है, तो यहाँ से हटा देंगे डी एल्डेस्ट को, और बी प्लस को हम इधर लिख लेते हैं एक बार। अब देखिए हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था ई जो है वो फीमेल है बट किसी प्रोफेशनल की वाइफ नहीं है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ ई नहीं आ पाएगा, क्यों, क्योंकि ये लॉयर की वाइफ हो जाएगी अगर ई हम यहाँ लिखेंगे, तो यहाँ ई नहीं आ सकता, यहाँ भी ई नहीं आ सकता, क्यों, क्योंकि ये यहाँ पे जो लॉयर है वो मेल है। मेल कैसे हमने बताया था, क्योंकि यहाँ पे लिखा है टीचर वॉज वाइफ ऑफ लॉयर, तो टीचर अगर किसी की वाइफ है तो वो पर्सन मेल हो जाएगा, तो यहाँ पे भी ई नहीं आ सकता, तो ये देखिए ई यहाँ पे नहीं आ सकता, यहाँ पे नहीं आ सकता, सी यहाँ पे आ गया, डी यहाँ पे आ गया, तो यहाँ इन दोनों में ए और बी ही आ पाएगा, यहाँ और यहाँ। अब देखिए आप बी को बोला हुआ था मेल, क्वेश्चन में बी को मेल बोला है, तो बी यहां आ जाएगा, मतलब कि लॉयर जो है वो बी है, ठीक है। अब आपका बचा ए, यहां पे कौन आएगा, देखिए सी नेक्स्ट जनरेशन में है, ई यहां आ नहीं सकता, डी अपर जनरेशन में है, तो यहां जो टीचर है वो आपका ए हो जाएगा, तो ए इज अ टीचर है, इसको टीच लिख दीजिए आप, टीचर, तो ए आपका टीचर हो गया, ओके, इसको ऐसे लिख लेते हैं। बी हमने यहां लिख दिया, तो बी को यहां से हटा देते हैं। अब क्वेश्चन में देखिए 2 सन्स बोला है, तो एक सन तो ये हो गया, ये देखिए किस, ये पेरेंट है कोई ना कोई, उसका सन हो गया बी। अब दूसरा जो सन होगा, ये डी तो किसी का सन हो नहीं सकता क्योंकि ये एल्डेस्ट है,
ई सन हो नहीं सकता क्योंकि ये फीमेल है, ए भी सन नहीं हो सकता क्योंकि ये फीमेल है, तो जो सी है वही आपका सन हो जाएगा, मतलब कि ये मेल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बोला हुआ है 2 सन्स, तो ये जो सी है ये सन होगा। अब देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ए को यहां पे माइनस लिख लेते हैं। यहां बोला 3 मेल्स और 2 फीमेल्स बोला है, तो फिर ये देखिए एक फीमेल यहां पे हो गई ए, एक फीमेल हो गई आपकी ई, तो जो डी बचा, डी मस्ट बी अ मेल मेंबर। वाई? इट इज गिवन हियर 3 मेल्स, और हमको एक मेल पता चल गया, दूसरा मेल पता चल गया, तो ये थर्ड जो है ये मेल होगा, तो डी जो होगा वो मेल होगा। यहां तक हमको क्लियर हो गया है कि क्या, पहली बात तो ये कि यहां पे जो आएगा, ए टीचर होगा और ए फीमेल है, बी लॉयर होगा, बी मेल है, सी सन हो जाएगा, और जो डी है वो एकदम अपर जनरेशन में आएगा और मेल है। अब हमको ए बी सी डी की पोजीशन हमारी फिक्स हो गई। अब हमें ई की पोजीशन फिक्स करनी है कि ई कहां पे आएगा, तो ई के लिए बोला इज नॉट अ मेल नीदर ऑल्सो वाइफ ऑफ प्रोफेशनल, तो ये किसी प्रोफेशनल की वाइफ नहीं है, तो ये इसकी वाइफ हो सकती है, ठीक है। या फिर यहां पे अगर डी डॉक्टर बन जाए, अगर डी डॉक्टर बनेगा तो डॉक्टर की तो वाइफ हो नहीं सकती ई, क्यों? क्योंकि वो प्रोफेशनल की वाइफ नहीं है, तो डॉक्टर ही ई बन सकती है। तो यहां पे मैं बोलने का मतलब यह है कि डॉक्टर ई लिख सकते हैं हम, और वो हो जाएगी नेगेटिव, और ये हमारा प्लस था, हमें पता है, तो ये दोनों हस्बैंड वाइफ हो गए। तो या तो ये हो सकता है या ये हो सकता है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो ये दोनों कंडीशन हम अलग अलग लिख लेते हैं। पहले तो हम ये लिखते हैं कि डॉक्टर ही डी है, एक कंडीशन ये हो जाएगी, और दूसरी कंडीशन ये हो जाएगी कि डॉक्टर ई हो जाए और उसका हस्बैंड हो जाएगा डी, क्योंकि वो तो प्लस है ही, और यहां से ई को हम हटा देते हैं, तो ई यहां पे हो जाए। या आपकी कंडीशन ये भी सेटिस्फाई होती है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, आप चेक कर सकते हैं। देयर आर 2 फादर्स, इसमें भी 2 फादर्स है 1 2, और इसमें भी 2 फादर्स है 1 2। फिर बोला 2 सन्स, तो इसमें देखिए ये एक सन हो गया, ये एक सन हो गया, और इसमें भी सिमिलरली एक सन 2 सन हो गए। 2 वाइफ्स, तो इसमें देखिए एक वाइफ, दूसरी वाइफ, इसमें भी एक वाइफ और दूसरी वाइफ ये रही, और फिर है 3 मेल्स 2 फीमेल्स, तो ये आप देख ही सकते हैं। फीमेल तो हमारी फिक्स हो ही गई ए एंड डी, और बाकी तीनों बी सी डी मेल्स हो गए, तो ये तो दोनों में है ही। टीचर वाज वाइफ ऑफ अ लॉयर, तो ये कंडीशन दोनों में सेटिस्फाई हो रही है। हु वाज सन ऑफ अ डॉक्टर, ये भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। ई इज नॉट अ मेल नीदर ऑल्सो अ वाइफ ऑफ प्रोफेशनल, ई यहाँ पे भी देखिए मेल नहीं है, प्रोफेशनल की वाइफ नहीं है, क्योंकि हमको सी का पता नहीं कि सी का क्या प्रोफेशन है। ऐसे ही यहां पे भी देखिए ई डॉक्टर हो गई है तो डी की वाइफ हो जाएगी, और प्रोफेशनल नहीं है डी, क्योंकि उसके बारे में हमें पता नहीं है कि वो क्या है। और सी इज द यंगेस्ट पर्सन, तो इसमें देखिए इसमें सी यंगेस्ट है ही, इससे कोई छोटा नहीं है। और इसमें कुछ लोग ऐसा सोच सकते हैं कि अरे ये तो वाइफ है ना, तो ये यंगेस्ट हो जाएगी, ऐसा जरूरी नहीं है, वाइफ भी बड़ी हो सकती है हस्बैंड से। ये मैंने आपको जब ब्लड रिलेशन के बेसिक पढ़ाए थे उस वीडियो में, जिसका लिंक आई बटन पे क्लिक करके आप जा सकते हैं, उस वीडियो पे देख सकते हैं, कि कभी भी आपको खुद से अज्यूम नहीं करना है। ऐसा जरूरी थोड़ी है यार कि वाइफ ही छोटी हो, हस्बैंड भी छोटा हो सकता है, तो इसमें भी ये यंगेस्ट हो जाएगा, इसमें भी यंगेस्ट है। तो ये 2 कंडीशन हमको मिल जाती है, बी इज अ मेल, डी इज द एल्डेस्ट, ये सारी कंडीशन इन दोनों में सेटिस्फाई हो रही है। अब देखिए क्वेश्चन, हाउ इज डी रिलेटेड टू ई, तो अब देखिए ई यहां पे है, डी यहां पे है, या ई यहां पे है, ये डी यहां पे है, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही थी, तो इसमें से हो जाएगा डेटा सफिशिएंट नहीं है। अब देखिए जब मैंने आपको ब्लड रिलेशंस पढ़ाया था, उसमें जब बेसिक्स बताए थे, तो ये बताया था आपको खुद से कुछ अज्यूम नहीं करना है कि ये कंडीशन सही है या ये कंडीशन सही है, बट अगर जब तक आपकी मजबूरी नहीं हो जाए। अब यहां देखिए, यहां पे डेटा नॉट सफिशिएंट वाला ऑप्शन ही नहीं है इस क्वेश्चन के लिए, तो अब हमको इस क्वेश्चन में जो ऑप्शंस दिए हैं उस अकॉर्डिंग हमको कुछ ना कुछ अज्यूम करना पड़ेगा। तो ये देखते हैं, हाउ डी इज रिलेटेड टू ई, तो ई के डी क्या लगेगा, क्या डी हस्बैंड हो सकता है ई का, शायद हो सकता है, इस अकॉर्डिंग तो है ही, इस अकॉर्डिंग नहीं है। बट ये देखिए बी, क्या डी सन हो सकता है, नहीं, डी तो सन नहीं हो सकता, क्योंकि डी तो एल्डेस्ट था, डी आपको एल्डेस्ट बोला था, तो डी कैसे सन हो जाएगा, तो ये गलत हो गया। क्या डी फादर हो सकता है, नहीं, डी फादर नहीं हो सकता, क्योंकि इस कंडीशन में भी डी फादर नहीं बन पा रहा है ई का, और इस कंडीशन में भी डी ई का फादर नहीं, इसमें तो ग्रैंड फादर बन जा रहा है, तो ग्रैंड फादर का भी ऑप्शन नहीं है।
तो ये भी नहीं होगा। और क्या डी जो है ई की वाइफ हो सकती है? नहीं। क्यों? क्योंकि ई खुद फीमेल है, ई तो खुद फीमेल है ना, और जब ई फीमेल है तो हम डी भी रॉन्ग हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन ए ही करेक्ट हो सकता है, और ऑप्शन ए करेक्ट होने के लिए ये वाली कंडीशन ही सेटिस्फाई होती है। तो फिर हम ये वाला जो फैमिली स्ट्रक्चर है इसको राइट मानकर चलेंगे। अब देखिए जो नेक्स्ट दो क्वेश्चंस हैं वो तो इसके बेसिस पे भी हो जाएगा, इसको अगर फैमिली स्ट्रक्चर माने या इसको माने। देखिए कैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन में है हु आर द फीमेल्स इन द ग्रुप। तो इसमें देखिए ए फीमेल है और ई फीमेल है, और सिमिलरली इसमें भी ई फीमेल है और ए फीमेल है। तो ए एंड ई जहां ऑप्शन होगा ये सी वाला ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। ऐसे ही फिर थर्ड क्वेश्चन देखिए हुज वाइफ इज टीचर, किसकी पत्नी शिक्षिका है। तो टीचर तो यहां पे आ रही है, इसमें भी सेम लाइन पे ही है, तो ये किसकी वाइफ है? बी की। इसमें भी बी की ही है, तो हमारा बी जो है मतलब कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अब कुछ लोग ये भी आर्ग्यू कर सकते हैं या बोल सकते हैं कि क्वेश्चन में दिया हुआ था सन ऑफ अ डॉक्टर, तो डॉक्टर जो है यहाँ पे डॉक्टर है उसका कोई सन है अगर, तो उसकी वाइफ भी होनी जरूरी है, तो हस्बैंड वाइफ होने जरूरी है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट ही या ये वाला स्ट्रक्चर ही बस राइट है, बट ऐसा नहीं है। रीजनिंग के कॉन्सेप्ट में आपको ये ध्यान रखना है कि आपको खुद से अज्यूम नहीं करना है कि उसकी वाइफ या हस्बैंड कोई ना कोई है ही, क्योंकि जरूरी नहीं है कि वो जिंदा ही हो, तो भी तो फैमिली स्ट्रक्चर में 6 लोग हो सकते हैं। तो एक्चुअली जो स्टैंडर्ड कॉन्सेप्ट है उसके अकॉर्डिंग ये दोनों ही स्ट्रक्चर सही आते हैं, बट हाँ जब क्वेश्चन आप देखेंगे तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको केवल ये वाला ही ऑप्शन फिट बैठता है, तो ये वाला स्ट्रक्चर ही बस हमें लेना है। तो फ्रेंड्स इसी के साथ हमने यूपीएससी सीएससी सीसेट में 2011 से लेकर 24 तक ब्लड रिलेशंस के जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं वो सारे सॉल्व कर लिए हैं। इसके अलावा मैं अदर टॉपिक्स के सॉल्यूशन भी ला रहा हूँ। आप चाहें तो मेरा कोडिंग डिकोडिंग पे वीडियो आया हुआ है यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 2015 से 24 तक के, वो भी देख सकते हैं। और साथ ही मैं मैथ्स और रीजनिंग के बेसिक्स भी करवा रहा हूँ। तो वीडियोस एंड नए कंटेंट्स के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।